हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। सो फ्रेंड्स, देखिए आज जो यूजीसी नेट जेआरएफ का हिस्ट्री सेक्शन का क्वेश्चन है जो पेपर 2 है, तो उसमें देखिए आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर करते स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो देखिए अब यहाँ पे 31 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए करा है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। एक तरफ देखिए सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। तो ए में देखिए कह रहा है कालीबंगा, बी तिरुपति, सी जम्मू कश्मीर और देखिए डी कह रहा है गुजरात। और यहाँ पे देखिए तो देखिए अब सूची 2 है श्री वेंकटेश्वर मंदिर, सेकंड सिंधु घाटी, थर्ड लोथल और देखिए फोर्थ यहाँ पे है मारतंड मंदिर। अब इनमें बताना है कि कौन सा किसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखिए बात करते हैं यहाँ पर मिलान की। तो देखिए कालीबंगा का हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से, तो यहाँ पे ए का हो जाएगा सेकंड से, ठीक है। और तिरुपति है, तिरुपति का हो जाएगा श्री वेंकटेश्वर मंदिर, मतलब कि फर्स्ट से हो जाएगा। थर्ड है यहाँ पे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का हो जाएगा मारतंड मंदिर से। और लास्ट है गुजरात, तो देखिए गुजरात का हो जाएगा लोथल से। तो देखिए दोस्तों, इनमें से कोई भी ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। यहाँ ऊपर जो बताया गया है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि आरंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान सोरा के निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है मैसूर, बी उत्तरी सिरचर, सी बिहार, डी बंगाल। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है बिहार, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आरंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान सोरा के निर्माण का सर्वाधिक केंद्र बिहार था, ठीक है। सोरा के उत्पादन और निर्यात के लिए पटना की ख्याति यूरोप और दुनिया के दूसरे देशों तक फैल चुकी थी। और बात करें पटना में, तो पटना में देखिए 1657 में सोरा का पहला कारखाना खोलने का श्रेय डचों को दिया जाता है। और 18वीं सदी तक पटना ने न केवल अंतर्जातीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र बन चुका था। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए सोरा पटना में संग्रहित किया जाता था और यहाँ से उसे विशाल नौकाओं में भरकर हुगली भेजा जाता था। ओके, तो इन पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब यहाँ पे 33 नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे करा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण के कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है। यहाँ पर ए है अध्ययन, बी प्रतिग्रह, सी दान और देखिए डी यहाँ पे करा भूत रक्षण। ओके, देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण के कर्तव्यों में अध्यापन, प्रतिग्रह, दान आदि शामिल था, जबकि देखिए भूत रक्षण क्षत्रियों का कर्तव्य होता था। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे 34 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि इतिहास के निर्वचन की अभिलाषा इतनी गहन है कि जब तक कि इतिवृत्ति के संबंध में हमारी रचनात्मक धारणा नहीं होगी, हम या तो गूढ़वाद या दोषदर्शिता की तरफ प्रवृत्त हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ए करा यह इतिहास के बारे में डेविड ह्यूम का कथन है। बी देखिए करा यह मार्क्सवादी इतिहासकारों के मत का प्रतिबंधित करता है। और देखिए सी करा यह इतिहास की व्याख्या के मुद्दे पर एफ पोविक का मत है। डी देखिए कराए यह ईएचकार द्वारा प्रयुक्त उद्धृत वाक्य है। ई देखिए कराए कि इसकी इतिवृत्ति मतलब कि भूतकालिक घटना के बारे में रचनात्मक धारणा पर बल दिया गया है। अब देखिए इनमें से बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त कौन सा यहाँ पर है। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है, सी, डी और ई यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इतिहास के निर्वाचन की अभिलाषा इतनी गहन है कि जब तक कि इतिवृत्ति के संबंध में हमारी
रचनात्मक धारणा नहीं होगी, हम या तो गुणवाद या दोषदर्शिता की तरफ प्रवृत्त हो जाएंगे। इसमें देखिए क्या है कि उपयुक्त कथन EH कार द्वारा दिया गया है और इसमें इतिवृत्ति मतलब कि भूतकालीन घटना के बारे में रचनात्मक धारणा पर बल दिया गया है। और थर्ड देखिए, यह इतिहास की व्याख्या के मुद्दे पर F. पोविक का मत है। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट यहाँ पे है 35 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, निम्नांकित में से कौन से कथन सही है। ए देखिए कह रहा है, दयानंद आंग्ल वैदिक कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम लाहौर में हुई थी। बी देखिए कह रहा है, स्वामी श्रद्धानंद दयानंद के गुरु थे। अब देखिए सी यहाँ पे देख लेते हैं। तो सी देखिए यहाँ पे है। तो देखिए सी यहाँ पे कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की आत्मकथा है। डी देखिए यहाँ पे कह रहा है, लाला लाजपत राय गुरुकुल कांगड़ी से संयोजित थे। और ई देखिए अब कह रहा है कि दयानंद का जन्म मोरवी में हुआ था। अब देखिए बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दयानंद सरस्वती का जन्म देखिए 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरवी नामक स्थान पर हुआ था। और देखिए इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में की थी और स्वामी विरजानंद ने दयानंद के वेदों का ज्ञान दिया था। और आगे बात करें तो दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1874 ईस्वी में की थी, जो आर्य समाज का एक प्रमुख ग्रंथ है, न कि उनकी आत्मकथा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। और बात करें 1886 में, तो 1886 ईस्वी में हंस राज व लाला लाजपत राय ने लाहौर में दयानंद आंग्ल वैदिक कॉलेज की स्थापना की। स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो देखिए अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पे देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि एडवर्ड सैड का प्राच्यवाद 1978। तो अब देखिए यहाँ पे ए कर रहा है कि यह भारत के प्राच्यवादियों के कार्य के बारे में विमर्श अनुचिंतन है। बी इसके फलस्वरूप सामंती व्यवस्था की सूझबूझ में बड़ा अंतर उत्पन्न हुआ। अब देखिए सी यहाँ पर है। सी देखिए कह रहा है कि इससे अफ्रीकी लेखक प्रभावित हुए। डी इसके फलस्वरूप गैर पाश्चात्य की पश्चिमी छवियों के बारे में क्रमबद्ध विधि सम्मत आशंका की भावना उत्पन्न हुई। अब यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से बताना है कि यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है, बी सी डी यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य पूर्व के देशों को आधार बनाकर अपनी संकल्पनाएं प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध विचारक एडवर्ड डब्ल्यू सईद ने श्वेत मानव के धम्ब को व्याख्यायित करते हुए प्राच्यवाद या ओरिएंटलिज्म मतलब कि जो 1978 में आया था की अवधारणा प्रस्तुत की। और देखिए एडवर्ड सईद ने अफ्रीकी लेखक प्रभावित हुए थे और प्राच्यवाद के फलस्वरूप गैर पाश्चात्य की पश्चिम छवियों के बारे में क्रमबद्ध विधि सम्मत आशंका की भावना उत्पन्न हुई एवं सामंती व्यवस्था की सूझबूझ में बड़ा अंतर उत्पन्न हुआ था। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए तो देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि यह किसने लिखा था कि स्कूल एवं कॉलेज की तुलना में फैक्ट्रियां अधिक प्रभावी हो सकती हैं तथा राष्ट्र की गतिविधियों को नया जन्म दे सकती हैं। ए देखिए कर रहा है जीवी जोशी, बी एमजी रनाडे, सी दादा भाई नौरोजी और डी देखिए कर रहा है जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है एमजी रनाडे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए एमजी रनाडे के अनुसार
स्कूल एवं कॉलेज की तुलना में फैक्ट्रियां अधिक प्रभावी हो सकती हैं तथा राष्ट्र की गतिविधियों को नया जन्म दे सकती हैं। रनाडे देखिए एक प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रवादी विद्वान, समाज सुधारक और न्यायविद थे और 1871 में प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के पद के लिए रनाडे को चुना गया था। और देखिए एमजी रनाडे, एसएच चिपलूंकर व जीवी जोशी ने पूना में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की थी। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 38 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए अब क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि दिल्ली सल्तनत की सेना का वह सैन्य प्रमुख मतलब कि सेनापति कौन था जिसने वारंगल के काकतीयों पर आक्रमण किया था। ए देखिए यहाँ पे करा है खान ए जहां मकबूल, बी मलिक काफूर, सी मुबारक शाह खिलजी, डी खिज्र खां। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मलिक काफूर। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर ने 1308 में वारंगल मतलब कि जो काकतीय वंश की राजधानी थी पर आक्रमण किया था तथा वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव सेकंड को परास्त किया था। पराजित होने के पश्चात प्रताप रुद्र देव सेकंड ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया तथा उसके गले में कोहिनूर हीरे की माला डालकर मलिक काफूर को दे दी और अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करते हुए नियमित वार्षिक कर देना स्वीकार किया। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट है 39 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए करा है कि बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख विद्रोह का दमन करने में बहादुर शाह की विफलता के क्या कारण थे। ये देखिए यहाँ पे करा है सिख को स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त था। अब देखिए बी देख लेते हैं। तो देखिए बी यहाँ पे है, बी देखिए करा है कि सिख ने इस क्षेत्र का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जिसके पश्चात गुरिल्ला युद्ध विधि का शुभारंभ हुआ। मुगल सेनापतियों की पारस्परिक ईर्ष्या एवं झगड़ा। और डी देखे करा है कि सिख विद्रोह और उनकी रणनीति की प्रकृति के विरुद्ध साम्राज्यवादियों की दुर्बलता। ई देखे करा है बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के निधन के पश्चात राजगत संपत्ति का नियम लागू किया जिसके फलस्वरूप जन आंदोलन आरंभ हुआ। अब इनमें बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ए बी सी डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा तो देखिए आइए जानते हैं। तो देखिए बंदा बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण देव था और बाद में गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें बंदा बहादुर का नाम दिया। बंदा बहादुर ने प्रथम स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना की और देखिए इसकी राजधानी सरहिंद थी। बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख विद्रोह का दमन करने में उत्तर मुगल बादशाह बहादुर शाह इसलिए असफल हुआ क्योंकि सिखों को स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त था और सिख ने इस क्षेत्र का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जिसके पश्चात गुरिल्ला युद्ध विधि का शुभारंभ हुआ। और देखिए सिख विद्रोह और उनकी रणनीति की प्रकृति के विरुद्ध साम्राज्यवादियों की दुर्बलता, मुगल सेनापतियों की पारस्परिक ईर्ष्या एवं झगड़ा आदि प्रमुख कारण थे। ओके, आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 40 नंबर का क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए करा है कि जब तक शोधकर्ता को क्या लिखना है, कैसे लिखना है और कैसे वर्गीकृत करना है इसकी जानकारी न हो तो यह केवल समय की बर्बादी। यह कथन किसका है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए करा है ई एचकार, बी शेख अली, सी जीसी पांडे, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बी शेख अली यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जब तक शोधकर्ता को क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे वर्गीकृत करना है इसकी जानकारी ना हो तो यह केवल समय की बर्बादी है। तो यह कथन देखिए इतिहासकार बी शेख अली जिनका समय काल था 1925 से 2022 तक। इन्होंने 1986 में भारतीय क्रांति कांग्रेस के 47वें सत्र में बगावत किया था और 1985 में दक्षिण भारत में कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष थे। इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है।
गोवा विश्वविद्यालय और मंगलोर विश्वविद्यालय में इन्होंने कुलपति के रूप में कार्य किया था। और देखिए इनकी प्रमुख रचना थी हिस्ट्री इट्स थ्योरी एंड मेथड और टीपू सुल्तान। तो इन दोनों को भी याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को आज की क्लासेस अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों ऐसे ही PYQ का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।